सभी को जोहार। दोस्तों, आज के एपिसोड में 4 Ds ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है और अगर नॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने की बात हो तो काम थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर किसे नॉर्मल बिहेवियर माना जाए और किसे एबनॉर्मल। बिहेवियर में एक्सट्रीम चेंजेस होने से पता तो चल ही जाता है, लेकिन माइनर चेंजेस को आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आखिर किस स्टेज या पॉइंट के बाद किसी बिहेवियर को एबनॉर्मल माना जाए। हालांकि इस फील्ड में नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स आ रहे हैं जिससे प्राणी के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को काफ़ी हद तक समझने में मदद मिली है। लेकिन समय में परिवर्तन के साथ ही नए नए व्यवहारिक समस्याएं भी उभर कर सामने आई हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस बदलते रहे हैं। जैसे कुछ सालों पहले तक होमोसेक्सुअलिटी को एबनॉर्मल बिहेवियर या मेंटल इलनेस के कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे होमोसेक्सुअल बिहेवियर को मेंटल इलनेस की कैटेगरी से हटा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ नए बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जैसे इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग डिसऑर्डर्स आदि समस्याओं ने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर समझा जाने लगा है। हालांकि इन समस्याओं पर अभी भी नए नए रिसर्चेस हो रहे हैं। किसी भी मेंटल इलनेस या एबनॉर्मल बिहेवियर को आइडेंटिफाई और कैटेगराइज करने के लिए मुख्यतः 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम ICD-10 और DSM-4-TR का यूज़ किया जाता है। इन दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम के रिवाइज वर्जन में कुछ इलनेस को हटा दिया गया है और कुछ नए प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को इंक्लूड किया गया है। इन्हीं क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेंटल डिसऑर्डर को कैटेगराइज करने के अलावा मेंटल इलनेस और एबनॉर्मल बिहेवियर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उसे कैसे पहचाना जाए, उसे किस बीमारी की कैटेगरी में रखा जाए जैसी बातों का भी उल्लेख किया गया है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए पहला जो चैलेंज होता है वो है नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी में अंतर करना और उसे आइडेंटिफाई करना। जैसा कि पिछले वीडियोस में एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और अप्रोचेस के बारे में बतलाया जा चुका है, तो अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख ले वीडियोस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में 5 क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन किसी भी एक क्राइटेरिया के बेसिस पर एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन कर पाना संभव नहीं है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए मिला जुला अप्रोच यूज किया जाता है, जिसे 4 Ds ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। कॉमर महोदय ने जिक्र किया है कि अधिकतर डेफिनेशंस में एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए कुछ खास बातों का उल्लेख किया गया है, जिसे 4 Ds ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर के रूप में समराइज किया गया। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इन 4 Ds का यूज़ मेंटल बिहेवियर को समझने और मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस करने में करते हैं। तो मैं जिन 4 Ds की बात कर रहा हूँ उनमें से पहला D है डेविएंस। उन बिहेवियर्स को एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में रखा जाता है जो रेयर विद इन सोसाइटी होते हैं, यानी सोशल नॉर्म्स से डिफरेंट और अनयूजुअल होते हैं। क्योंकि ऐसे बिहेवियर रेयर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, जो अधिकांश लोगों से अलग होते हैं, यानी डेविएंट होते हैं। अर्थात ऐसे बिहेवियर सोशल नॉर्म्स के विपरीत होते हैं। सेकेंड D यानी डिस्ट्रेस। वैसे बिहेवियर्स को एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है जो स्वयं व्यक्ति के लिए तो स्ट्रेसफुल या तकलीफ पहुंचाने वाला होता ही है, इसके साथ ही साथ उसका व्यवहार उन लोगों के लिए भी, यानी उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और उसके रिलेटिव्स के लिए भी तकलीफ देह यानी स्ट्रेसफुल होता है। जैसे जब किसी व्यवहार से व्यक्ति या उससे जुड़े हुए लोगों में एंजाइटी, बैड फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न होती है तो वैसे बिहेवियर को एबनॉर्मल बिहेवियर समझा जाता है। अगला D है डिसफंक्शन। वैसा व्यवहार जो व्यक्ति के लिए डिसफंक्शनल हो और जो व्यक्ति के पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा व्यक्ति के सोशल, इंटरपर्सनल, ऑक्यूपेशनल लाइफ और डे टू डे फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह के बिहेवियर को एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। अब जो लास्ट D है वो है डेंजर यानी खतरा। एबनॉर्मल बिहेवियर सामान्यतः स्वयं व्यक्ति या रोगी के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही साथ वह अन्य व्यक्तियों के लिए भी खतरनाक साबित होता है। ऐसे व्यक्तियों में चूंकि नेग्लिजेंस, पुअर डिसीजन मेकिंग या मिस इंटरप्रिटेशन आदि अधिक होता है, अतः उनका व्यवहार अपना एवं दूसरों की कल्पना के ख्याल से कहीं अधिक चिंताजनक होता है। तो इस तरह से ये जो 4 Ds है, एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने और डिफाइन करने में इन चारों Ds की मदद ली जाती है। अगर किसी व्यक्ति के बिहेवियर में ये चारों Ds के क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो समझा जाता है कि उस व्यक्ति के बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी आ गई है। तो स्पष्ट हुआ कि एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट और नेचर को समझने के लिए ये 4 डायमेंशनल एस्पेक्ट अधिक ब्रॉड और एक्सेप्टेबल है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इस अप्रोच का यूज एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने में करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं।
कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फ्यूचर में साइकोलॉजी के किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जोहार।